खेलने कूदने की उम्र में वो सड़कों पर भरते हैं फर्राटा। साथियों के साथ लगाते हैं रेस, क्योंकि उनके हाथ में है मौत की सवारी। उन्हें ना अपनी और ना ही दूसरों की है फिक्र। कहीं मौज की जगह मौत तो नहीं दे रहे आप बच्चों को? नाबालिग ड्राइवर या फिर चलती फिरती मौत। देखिए सड़क पर दौड़ते नाबालिग यमराज। आज हम बात कर रहे हैं अंडर एज ड्राइविंग यानी कि नाबालिग ड्राइवर्स की। दिल्ली में कुछ दिनों पहले ही एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने एक शख्स को कुचल दिया था, और यह कोई पहला मौका नहीं है जब किसी नाबालिग ड्राइवर ने किसी को इस तरह से कुचल दिया हो, क्योंकि नाबालिग हाथों में मौत की स्टीयरिंग थमा दी जाती है। और इस सवाल का जवाब जानने के लिए जब हमने कुछ नाबालिग बच्चों के अभिभावकों से बात की तो हैरान करने वाली तस्वीरें और जवाब भी सामने आए। शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर तेज रफ्तार गाड़ियां चलाना आज के बच्चों के लिए नया स्टेटस सिंबल बन गया है। ये गैर कानूनी है, ये खतरनाक है, पर किसे इसकी चिंता है? कम से कम उनके अभिभावकों को तो बिल्कुल भी नहीं। इनमें से कुछ अभिभावक तो गर्व महसूस करते हैं कि उनके अंडर एज बच्चे ड्राइव कर सकते हैं। ये 10 साल का मैम। ये तो 10 साल का बच्चे के हाथ में आप गाड़ी की चाबी दे देते हो? मैडम टैलेंट है, इसके अंदर टैलेंट है। अभिभावकों को इससे कोई मतलब नहीं कि उनके नाबालिगों की ड्राइविंग मौत को बुलावा दे रही है। 2 हफ्ते पहले ही एक नाबालिग ने एक 32 साल के आईटी प्रोफेशनल सिद्धार्थ शर्मा को अपनी तेज रफ्तार मर्सिडीज से कुचल दिया था। इस हादसे ने एक बार फिर सवाल खड़ा किया कि सिद्धार्थ की मौत का असल जिम्मेदार कौन है? पुलिस या कार चलाने वाला वो नाबालिग या उस नाबालिग के माँ बाप? आखिर नाबालिग बार बार कानून का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे असली वजह क्या है? अभिभावक इन बच्चों को क्यों नहीं रोकते? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हम सड़कों पर निकले। दिल्ली की सड़कों पर हमें ऐसे नाबालिग मिल गए जिन्हें दूसरों की जान की बिल्कुल परवाह नहीं थी। ये देखिए हमने क्या देखा। आपकी एज कितनी है? 15। आपके पास लाइसेंस है? नहीं। तो बिना लाइसेंस के चलाते हो? हाँ। कौन सी बाइक चलाते हो? प्लेटिना चलाई है, सीडी राउंड चलाई है और बाकी भी चलाई हैं 2-3। कितने साल के हो? 15। रोड पर चलाते हो कार? हाँ। कौन से रोड पर चलाई है? नाबालिग हाथों में कातिल स्टीयरिंग थामे इन बच्चों के जवाब ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। 10 साल के छोटे बच्चे देश की राजधानी में फर्राटे भर रहे हैं। गाड़ियों की नंबर प्लेट के जरिए हम बच्चों के अभिभावकों तक पहुंचे, लेकिन अभिभावकों का जवाब और भी बेशर्म था। बाइक, कार जैसी व्हीकल्स बच्चों के लिए नहीं होती है। वो तो ठीक है, आप सही कह रहे हो, लेकिन हमें भी तो कॉन्फिडेंस है अपने बच्चों पे। जवाब बेहद हैरान करने वाला था। अभिभावक ये समझने में नाकाम थे, लेकिन ये टैलेंट और कॉन्फिडेंस का नहीं बल्कि ये किसी की जिंदगी से जुड़ा मामला है। इसी से जुड़ा सवाल हमने एक ऐसी ही महिला से पूछा जिसके बेटे के हाथ में मौत की सवारी थी। अगर आपका बेटा गाड़ी चलाकर एक्सीडेंट करता है तो क्या आपको भी सजा होनी चाहिए? तो हमारे को क्यों सजा होगी? जो चला रहा ड्राइवर उसको ही तो होगी। अभिभावक जिम्मेदारी से बचने की कितनी भी कोशिश करें, नाबालिगों के हाथ में मौत की सवारी थमाने वाले अभिभावक भी हादसे के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं। अभिभावक पूरी तरह से जिम्मेदार हैं अपने नाबालिग बच्चों की हरकतों के लिए। अगर आप उन्हें ड्राइविंग से नहीं रोकते तो कानून के मुताबिक ऐसे नाबालिग बच्चों के अभिभावक जिम्मेदार होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। टेलीविजन की आनंदी यानी कि प्रत्युषा बनर्जी की मौत के बाद अब आई लैब रिपोर्ट ने इस केस को एक नया मोड़ दे दिया है। हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट के मुताबिक प्रत्युषा प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन सुसाइड से पहले ही उसने अबॉर्शन करा लिया था। इस नए खुलासे के बाद पुलिस की जांच अब नया मोड़ ले सकती है। प्रत्युषा की डेथ मिस्ट्री में नया खुलासा, मौत से कुछ दिनों पहले कराया था अबॉर्शन। मुंबई के JJ अस्पताल के डॉक्टर्स ने खुलासा किया है कि 24 साल की प्रत्युषा बनर्जी प्रेग्नेंट थी और संभवतः आत्महत्या से कुछ दिनों पहले ही उसने अपना अबॉर्शन कराया था। यह खुलासा प्रत्युषा के यूट्रस के टिश्यूज के हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच के बाद हुआ है।
यूट्रस में सेकेंडरी इन्फेक्शन और इंजरी मिली है, जो कि अबॉर्शन या फिर प्रेगनेंसी हटाने के दौरान होती है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रत्यूषा ने 8 हफ्ते की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराया था। ये नई रिपोर्ट पूरे मामले को नया मोड़ दे सकती है। इस रिपोर्ट पर प्रत्यूषा के दोस्तों ने फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार किया है, लेकिन प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज ने इसका खंडन किया है। राहुल का कहना है कि प्रेगनेंसी की बात महज अफवाह है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस अजन्मे बच्चे का पिता कौन था, ये साबित करने में पुलिस को मुश्किल आएगी। आपको ये भी बता दें कि प्रत्यूषा की मौत के बाद भी दावा किया गया कि वो प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर ने बोला है, किसी ने जाके इंटरव्यू लिया है, ये लिखा है सूत्रों से पता चला है, सारे लोग सूत्रों से पता कर रहे हैं, कुछ नहीं। आप इसको डिनाई करते हैं? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं, नहीं हुआ, कुछ नहीं, मौत से पहले नहीं, प्रेग्नेंट हुई थी मौत से पहले? नहीं। इधर प्रत्यूषा का परिवार बेटी की मौत के मामले में इंसाफ की उम्मीद खो चुका है। प्रत्यूषा की मां सोमा ने 13 अप्रैल को सीएम देवेंद्र फडणवीस को लेटर लिखकर बेटी का सुसाइड केस क्राइम ब्रांच को शिफ्ट करने की मांग की थी। लेटर में राहुल को प्रत्यूषा की मौत का जिम्मेदार बताया गया। प्रत्यूषा के मम्मी पापा ने शनिवार को आरोप लगाया था कि इलाज के नाम पर राहुल पुलिस को गुमराह कर रहा है। प्रत्यूषा के मम्मी पापा के मुताबिक राहुल जिस हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका मैनेजमेंट भी उसकी मदद कर रहा है ताकि वो लंबे वक्त तक हॉस्पिटल में रह सके। आपको ये भी बता दें कि प्रत्यूषा बनर्जी 1 अप्रैल को अपने फ्लैट के पंखे से लटकी मिली थी। प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल पर प्रत्यूषा को खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज है। इधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहुल राज सिंह की गिरफ्तारी पर रोक 25 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। इस केस के सिलसिले में अब राहुल को बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में 23 अप्रैल को हाजिर होना है। इधर पुलिस का कहना है कि प्रत्यूषा की मौत से जुड़े कई सवाल हैं, जिनका जवाब सिर्फ राहुल ही दे सकते हैं, इसीलिए राहुल को हिरासत में लेना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और अब आपको दिखाते हैं तेंदुए का मिशन आजादी। एक तेंदुए की आजादी के लिए एक मुर्गी की कुर्बानी दी गई, लेकिन तेंदुए का क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। गुजरात के जूनागढ़ में एक तेंदुआ भटकते भटकते गांव में घुस गया। सोमवार रात ये तेंदुआ शिकार की तलाश में भटकता हुआ करिया गांव के एक किसान की खेत तक पहुंच गया। अंधेरे में उसे दिखाई नहीं पड़ा और वो वहां मौजूद एक 70 फीट गहरे कुएं में जा गिरा। सुबह जब किसान खेत पर गया तो उसे कुएं में तेंदुए के गुर्राने की आवाज आई, जिसके बाद उसने वन विभाग को जानकारी दी। आनंद फानन में वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को बचाने का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सबसे पहले कुएं में रस्सी से एक खाट डाली गई, जिस पर किसी तरह तेंदुआ बैठ गया। तेंदुए को निकालना जोखिम भरा था। कुआं 70 फीट गहरा था और पानी से भरा था। अगर तेंदुए को बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाए तो उसकी जान जा सकती थी। रेस्क्यू टीम के सामने चुनौती बड़ी थी, इसलिए बिना बेहोशी का इंजेक्शन दिए तेंदुए को कुएं से सही सलामत बाहर निकालने के लिए पिंजरे का सहारा लेने का फैसला लिया गया। लालच के लिए पिंजरे में एक सफेद रंग की मुर्गी बांध दी गई। इसके बाद तेंदुए को मौत के कुएं से निकालने के लिए पिंजरे को कुएं में डाल दिया गया। पहले से डाली गई खाट पर बैठे तेंदुए के पास जैसे ही पिंजरा उतरा और तेंदुए ने पिंजरे के अंदर मुर्गी को देखा, वो मुर्गी को मारने के लिए पिंजरे में घुस गया। उसी समय पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया गया, जिसके बाद पिंजरे को धीरे धीरे ऊपर लाया गया। तेंदुए के साथ पिंजरे में कैद मुर्गी बेहद डरी और सहमी हुई थी। उसे अच्छी तरह से पता था कि तेंदुआ कभी भी उसका शिकार कर सकता है। मौत को सामने देखकर मुर्गी ने सांस लेना बंद कर दिया था। काफी समय से ठंडे पानी में मौजूद तेंदुआ कुछ देर के लिए शांत रहा, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि अब उसकी जान बच गई है, वो अपने असली रंग में आ गया। और उसने मुर्गी को अपना शिकार बना लिया। मुर्गी की मदद से तेंदुए को बचाने का ये फॉर्मूला पूरी तरह से कामयाब रहा और तेंदुए की जान बच गई। 5 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को जिंदा बाहर निकाल लिया गया। अब उसे इलाज के लिए सकरबाग प्राणी संग्रहालय के एनिमल केयर सेंटर भेज दिया गया है, जहां तेंदुए को जांच के बाद उसे फिर जंगल में छोड़ दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।
देश की राजधानी दिल्ली से लगे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों की मनमानी की वजह से हजारों ग्राहकों के घर के सपनों पर ग्रहण लगा हुआ है। बिल्डर हैं कि ग्राहकों की तकलीफों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे और ग्राहक हैं कि अपनी गाढ़ी कमाई लगाकर भी घर खरीदने में उन्हें नाकों चने चबाने पड़ते हैं। IBN7 ने ऐसे ही बिल्डर्स के खिलाफ मुहिम चलाई, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कार्रवाई के निर्देश दिए। आम्रपाली बिल्डर्स की वादाखिलाफी से परेशान होकर प्रदर्शन करते लोग अपने हक की लड़ाई लड़ते, घर खरीदारों को गौरसंस के करता धरता की धमकी और मैक्स बिल्डर की बनाई सोसाइटी में ग्राहकों की मुसीबत। ये 3 तस्वीरें घर खरीद चुके ग्राहकों और घर खरीदने का सपना देखने वाले लाखों करोड़ों लोगों के लिए चेतावनी है और सबक भी। ये तस्वीरें कई सवाल भी खड़े करती हैं। क्या बैंकों से लाखों का मोटा लोन लेने भर से घर खरीदने की आपकी चाह पूरी हो जाएगी? क्या बिल्डर आपको वादे के मुताबिक वक्त पर फ्लैट बना कर देगा? क्या फ्लैट वक्त पर नहीं देने वाले बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? इस तरह के न जाने कितने ही सवाल ग्राहकों के दिमाग में कौन रहे होंगे। ग्राहकों की इसी मुसीबत को कुछ कम करने और घर की मुहिम में IBN7 लगातार ग्राहकों की परेशानी सरकार तक पहुंचा रहा है। ये मुहिम रंग भी लाई है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों की मनमानी के मुद्दे पर सीएम अखिलेश यादव ने दखल दिया है। सीएम ने लोगों को भरोसा दिया है कि सरकार इस मामले पर नजर बनाए हुए है। अखिलेश ने अथॉरिटी को मामला सुलझाने के निर्देश दिए हैं। जांच कर करके मैं अधिकारियों को निर्देश दूंगा कि आम लोग और जिन्होंने बुक किए हैं फ्लैट, उनको असुविधा ना हो और जो भी कमी है किसी की तरफ से या जो भी अन्याय कर रहा है उसका निराकरण करने का काम सरकार का है, जिम्मेदारी सरकार की है। आपको बता दें कि IBN7 लगातार परेशान ग्राहकों का मुद्दा उठा रहा है। पहले आम्रपाली और फिर गौरसन समेत तमाम बिल्डरों के ग्राहक IBN7 से अपनी परेशानी साझा कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ ग्राहकों ने नोएडा में आम्रपाली बिल्डर्स के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने आम्रपाली के ब्रांड एम्बेसडर और टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को घेरना शुरू कर दिया। इसके बाद धोनी ने भी लोगों का साथ देते हुए आम्रपाली से किनारा कर लिया। ये मामला एक बिल्डर भर का नहीं है। दिल्ली और NCR में तमाम बिल्डर्स से लोगों की यही शिकायत है। अपनी शिकायत लेकर जब गौर सोसाइटी में रह रहे लोग MD मनोज गौर के पास पहुंचे तो बिल्डर की गुंडागर्दी का नमूना सामने आ गया। गौरतलब है कि नोएडा में 60 से 70 हजार ऐसे ग्राहक हैं जो बिल्डरों की मनमानी की वजह से अपने घर की रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे। इसी तरह ग्रेटर नोएडा में 20 से 30 हजार ग्राहक ऐसे हैं जो बिल्डरों की मनमानी की वजह से अभी तक रजिस्ट्री नहीं करवा पाए हैं। लोगों का आरोप है कि उन्हें बिल्डर पोजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। दरअसल बिल्डर पर अथॉरिटी के करोड़ों रुपए बकाया है, इस वजह से वो पोजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे। सवाल यह है कि आखिर इसमें ग्राहकों की क्या गलती है? और जब सवालों के घेरे में बिल्डर आए तो उनका रटा रटाया जवाब होता है कि ग्राहकों की परेशानी जल्द सुलझा ली जाएगी। घर नहीं मिल रहा तो मुसीबत, घर मिल गया तो भी मुसीबत खत्म नहीं। रियल एस्टेट बिल पास होने के बाद ऐसा लगा कि बिल्डरों की मनमानी पर लगाम लगेगी, मगर इसका कोई खास असर अभी तक दिखाई नहीं दिया है। इस बीच केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू कह चुके हैं कि मनमानी करने वाले बिल्डरों पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार की सख्ती के ऐलान का मनमानी करने वाले बिल्डरों पर कोई खास असर होगा? कहीं रियल एस्टेट बिल कागजों पर ही तो नहीं सिमट जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट IBN7। देश दिन भर में इतना ही।